Hello and welcome to Mockmentor. This is the first episode of our new video series where we simplify RBI circulars and important policy documents for aspirants and finance enthusiasts. In today's video, we will be covering one of the most important circulars which has been recently released by RBI, which is the National Strategy for Financial Inclusion. Its objectives, pillars, implementation framework, and relevance for exams like RBI Grade B and other regulatory bodies. So let us begin. Okay, so we're beginning with the National Strategy on Financial Inclusion. Before beginning anything, we must first understand what is financial inclusion. ये financial inclusion होता क्या है? अगर मैं बहुत ही लेमैन या सिंपल टर्म्स में बोलूं, फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब होता है सभी लोगों को फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम का हिस्सा बनाना। अब वो लोग कोई भी हो सकते हैं, किसी भी डेमोग्राफिक बैकग्राउंड से आए, किसी भी सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आए, किसी भी जेंडर से आए, विमेन हो या कोई वल्नरेबल कमिटी हो, उन सबको इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर बैकग्राउंड फाइनेंशियल एम्बिट के अंदर लेकर आना, उनको एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी देना फॉर द फाइनेंशियल सर्विसेज, उसको हम फाइनेंशियल इंक्लूजन बोलते हैं। जरूरी नहीं है कि इसमें कोई एक ही चीज हो. It includes a bouquet of services. So it could be savings or credit, insurance, pension, investment. It could be anything. Why is it important? It is important for every country or for every economy क्योंकि ये एक बहुत important developmental tool होता है. Through financial inclusion, it serves multiple purposes like reducing poverty, reducing inequalities, boosting economic growth, resilience against the shocks. इसीलिए financial inclusion is very important for any country, including India. For that, we come up with a national strategy for financial inclusion. अब नाम से ही समझ में आ रहा है इसका बेसिक पर्पस क्या होगा, हमारी कंट्री में फाइनेंशियल इंक्लूजन को एनहांस करने. ठीक है, तो रिसेंटली आरबीआई ने एक नया NSFI लेकर आया है विच इज फॉर द इयर्स 25 to 30, विच मीन्स कि हमारे यहाँ नेशनल स्ट्रैटेजी होती है फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए वो एवरी 5 years में आती है. तो जो लास्ट NSFI थी दैट वाज फॉर द इयर्स 2024. अब हमारी जो नेक्स्ट NSFI आई है वो 2025 से 2030 तक के लिए है. इसको अप्रूव किया है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल SC यानी कि सब कमेटी. बिफोर बिगिनिंग और हम पहले ये समझे कि ये है क्या, पहले सबसे पहले ये समझते हैं कि FSDC क्या है. FSDC इज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल. इसको 2010 में सेटअप किया गया था रघुराम राजन कमेटी के रिकमेंडेशन से. ये एक एपेक्स नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसका कोर पर्पस है हमारी कंट्री में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लेकर आना और फाइनेंशियल सेक्टर का डेवलपमेंट. एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, फाइनेंशियल सेक्टर की स्टेबिलिटी और डेवलपमेंट के लिए कमेटी सेटअप हुई थी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को स्ट्रेंथन करता है, फाइनेंशियल सेक्टर डेवलपमेंट को प्रमोट करता है और इंटर रेगुलेटरी मतलब फाइनेंशियल सेक्टर्स में कोई भी रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, बीट फॉर बैंक्स और इंश्योरेंस और पेंशंस और कैपिटल मार्केट्स, उन सब में जो उनका फ्रेमवर्क होता है कोऑर्डिनेशन के थ्रू दे प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड लिटरेसी इन आवर कंट्री. जो सब कमेटी है उसको चेयर करते हैं RBI गवर्नर और यही सब कमेटी जो है वो ही नेशनल स्ट्रैटेजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन को भी अप्रूव करती है. सिंस इट इज चेयर्ड बाय द RBI गवर्नर, the RBI governor also approved the national strategy for financial inclusion. This was the basic. अगर हम हमारी कंट्री में थोड़ा सा बैकग्राउंड देखें फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में तो क्या रहा है. अगर मैं फाइनेंशियल इंक्लूजन बोलती हूँ, किसी को भी बेसिक आइडिया है तो सबसे पहले anything that comes to your mind must be Jan-Dhan accounts. The scheme Pradhan Mantri Jan-Dhan Yojana, which was launched in 2014, it has been considered as the torchbearer of financial inclusion in our country. Apart from that, Aadhaar seeding, UPI revolution, DC model, universal banking access, they have been core pillars of increasing financial inclusion in our country. Now, let us dive in. What does the NSFI of 2530 say? National Strategy for Financial Inclusion 2530 places a strong emphasis on building a synergistic ecosystem, one that not only expands last mile access but also improves the quality, consistency, and effective usage of financial services. The strategy recognizes that true inclusion goes beyond account ownership
and focuses on financial security, resilience, customer trust. अभी अगर हम हमारी कंट्री के बारे में बात करें थ्रू जनधन योजना और जनधन अकाउंट्स, मोस्टली काफी लोगों के पास एक बैंक अकाउंट तो होता है, दिस इज वेरी बेसिक, लेकिन वन ऑफ द इश्यूज वी आर फेसिंग इज अकाउंट ओनरशिप सबके पास है पर कंसिस्टेंसी और एक्टिविटी उसमें नहीं है, बेस्ड ऑन विच नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन वो क्रिएट की गई है। अगर हम अभी वर्ल्ड बैंक की लेटेस्ट ग्लोबल फिंडेक्स रिपोर्ट भी देखें, उसमें भी वर्ल्ड बैंक ने यही बोला है कि हमारी कंट्री में अकाउंट ओनरशिप तो सही है लेकिन जो इनएक्टिविटी स्टेटस है वो बहुत हाई है। तो बेस्ड ऑन विच द नेक्स्ट स्ट्रैटेजी इज बीइंग क्रिएटेड, ताकि हम फाइनेंशियल सर्विसेज सिर्फ लोगों को प्रोवाइड ना करें बल्कि हम उसकी कंसिस्टेंसी और यूजेज के बारे में भी बात करें। सो इट गोज बियॉन्ड अकाउंट ओनरशिप और सिर्फ ओनरशिप के बारे में बात नहीं करता है, ये एक कस्टमर्स में यूजेबिलिटी और एक ट्रस्ट इनकलकेट करने की कोशिश करता है। अब जो ये स्ट्रैटेजी है, इट इज बेसिकली मेड ऑन 5 पिलर्स, 5 स्ट्रैटेजिक पिलर्स, जिनको हमने नाम दिया है पंचज्योति का। पंचज्योति में ये 5 पिलर्स हैं जिनके थ्रू हम 47 मेजर्स लेने वाले हैं, पॉलिसी एक्शंस लेने वाले हैं, जिसके थ्रू हमारी कंट्री में फाइनेंशियल इंक्लूजन इंक्रीज होगा। ये 5 पिलर्स क्या है? दीज आर द 5 पिलर्स जिनको हमने पंचज्योति, एज आई सेड, they would be called Panch-Jyoti. The first one is equitable and responsible financial services, gender sensitive and inclusive design, livelihood and skill ecosystem integration, financial education and discipline, customer protection and grievance redressing. ये वो 5 बेसिक पिलर्स होने वाले हैं जिसके बेसिस पे हमारी जो ये 5 साल की नेशनल स्ट्रैटेजी है वो चलने वाली है। अब ये पिलर्स क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड देम वन बाय वन। ये जो पहला पिलर है, इक्विटेबल एंड रिस्पॉन्सिबल फाइनेंशियल सर्विसेज, इसका मतलब है कि हमें सिर्फ एक्सेस नहीं देना है सर्विसेज का, लेकिन फेयर, अफोर्डेबल, नीड बेस्ड और सेफ फाइनेंशियल सर्विसेज हमें सबको प्रोवाइड करना है। तो कोई भी रीजन हो, कोई भी इनकम ग्रुप हो, उनके पास फाइनेंशियल सर्विसेज पहुंचे, सिर्फ अकाउंट खुले नहीं, उनका मीनिंगफुल यूजेज भी हो और किसी भी तरीके से फाइनेंशियल सर्विसेज की मिस सेलिंग ना हो या अनएथिकल प्रैक्टिसेस ना हो। ठीक है। सेकंड वन इज जेंडर सेंसिटिव एंड इंक्लूसिव डिजाइन। अब फाइनेंशियल इंक्लूजन तभी कंप्लीट होता है जब विमेन हो या वल्नरेबल ग्रुप हो, वो लोग भी इक्वली इंक्लूडेड हो इन सारी स्ट्रैटेजीज में। तो विमेन को और सोशो इकोनॉमिक बैकवर्ड सोशो इकोनॉमिक ग्रुप्स को फोकस देना, ये सेकंड पिलर बात करता है। तो विमेन के लिए हो सकता है हम इसमें कस्टमाइज प्रोडक्ट लेकर आए, विमेन बिजनेस करस्पॉन्डेंट्स लेकर आए, वीकर या अनडिजर्व्ड ग्रुप्स में स्पेशल फोकस किया जाए, और किसी भी तरीका का अगर कोई बैरियर आ रहा है फॉर विमेन और अदर वीक कम्युनिटीज टू रीच फाइनेंशियल सर्विसेज, हम उसको आइडेंटिफाई करके यहाँ पे सॉल्व करेंगे। थर्ड वन इज लाइवलीहुड एंड स्किल इकोसिस्टम इंटीग्रेशन। अब सिर्फ फाइनेंशियल सर्विसेज देना काफी नहीं होता, लोगों को इनकम प्लस स्किल्स प्लस फाइनेंशियल टूल्स सब चाहिए होते हैं। तो इस पिलर का एम यही होगा कि फाइनेंशियल सर्विसेज को लाइवलीहुड स्कीम्स के साथ इंटीग्रेट करें, ताकि हमारी कंट्री में स्किल डेवलपमेंट भी हो, लोगों को फॉर्मल क्रेडिट भी मिले और इकोनॉमी को सपोर्ट भी हो, राइट। और द फोर्थ वन इज फाइनेंशियल एजुकेशन एंड डिसिप्लिन। अकाउंट खोलना अलग बात होती है, लेकिन लोगों को फाइनेंशियली अवेयर करना, उनको उस चीज का करेक्ट यूजेज बताना, इसका नॉलेज देना बहुत जरूरी है। तो इस पिलर में हमारा फोकस होगा फाइनेंशियल लिटरेसी के प्रोग्राम्स में, सेविंग का कल्चर प्रमोट करना, बोरोइंग, रिस्पॉन्सिबल बोरोइंग सिखाना, डिजिटल पेमेंट किस तरीके से सेफली की जा सकती है, ये सारी चीजें हम फोर्थ पिलर में बताएंगे। नाउ द फिफ्थ और द लास्ट वन इज कस्टमर प्रोटेक्शन एंड ग्रीवेंस रिड्रेसल। फाइनेंशियल इंक्लूजन सक्सेस तभी माना जाएगा जब कस्टमर्स में एक सेंस ऑफ ट्रस्ट है, वो ट्रस्ट कर सके सिस्टम पे। इस पिलर के थ्रू हम एक स्ट्रॉन्ग ग्रीवेंस रिड्रेसल, मतलब किसी भी तरीके की दिक्कत आई कस्टमर को, जल्दी से जल्दी इजी मैनर में हैसल फ्री हम उसको सॉल्व कर पाए। तो फास्टर कंप्लेन हैंडलिंग हो, मिसकंडक्ट के अगेंस्ट प्रोटेक्शन हो, फ्रॉड्स का प्रिवेंशन हो, और एक तरीके ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी हो इन द फाइनेंशियल सेक्टर। दिस इज व्हाट द फिफ्थ पिलर टॉक्स अबाउट। सो दीज वर द 5 पिलर्स जिन पे हमारी नेक्स्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन स्ट्रैटेजी बेस्ड होगी। ये जो स्ट्रैटेजी है, इसको फॉर्मुलेट टेक्निकल ग्रुप ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड फाइनेंशियल लिटरेसी, उनके गाइडेंस में इसको फॉर्म किया गया है।
वैसे तो इसको आरबीआई ने लीड किया था, लेकिन जो अदर इम्पोर्टेंट एंटिटीज है हमारी कंट्री में, लाइक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सेबी, एरडाई, पीएफआरडीए, नाबार्ड, ये सारी एंटिटीज ने मिलके ये स्ट्रैटेजी इंक्लूड करी है। व्हाई? बिकॉज एज आई सेड, फाइनेंशियल सर्विसेज सिर्फ बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करना होता है, इट इज ऑल्सो इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, पेंशन, राइट? दैट इज वाई ये सारी एंटिटीज ने मिलके ये स्ट्रैटेजी लेकर आ। अब जो प्रीवियस स्ट्रैटेजी थी इसके पहले, एज आई सेड, 2019 से लेकर 2024 तक थी, उसने सिर्फ यूजेज एंड क्वालिटी तीनों पैरामीटर्स में बहुत अच्छे प्रोग्रेस दिखाई है। तो ये पैरामीटर्स क्या है? फाइनेंशियल इंक्लूजन में बेसिकली तीन पैरामीटर्स होते हैं, सिस, यूसेज एंड क्वालिटी। इन तीनों का वेटेज अलग अलग होता है। द हाईएस्ट वन इज गिवन टू यूसेज विच इज 45%, देन टू access which is 35% and to quality is 20%. तो ये वेटेज है इन तीनों पैरामीटर्स के लिए, ऑल थ्री ऑफ देम बीइंग इक्वली इम्पोर्टेंट। अब जो नेक्स्ट एनएसएफआई है जो 25 टू 30 के लिए है, उसका बेसिक एम है कि ये सारी अचीवमेंट्स को कंसोलिडेट कर दिया जाए, और जो भी इमर्जिंग चैलेंजेस हैं विद न्यू ईयर, एक नए अगले 5 साल के लिए हम बात करें तो अलग अलग चैलेंजेस भी आएंगे, राइट? इसके थ्रू हम इन चैलेंजेस को आइडेंटिफाई करना है, उनको मिटिगेट करना है, और एक कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच लेकर आनी है, जिसमें एट द एंड सबसे ज्यादा फायदा कस्टमर का हो। Before going to the next topic, we would first like to discuss कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फर्स्ट वन इज बैंकिंग आउटलेट। बैंकिंग आउटलेट क्या होता है? बैंक के कोई भी ब्रांच एक ऐसा पॉइंट ऑफ सर्विस डिलीवरी होता है, कोई भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक का या स्मॉल फाइनेंस बैंक का, पेमेंट बैंक का, जहां पे आपको बैंक का स्टाफ अवेलेबल होगा, वहां पे जाके आप कोई भी बैंकिंग सर्विसेज का डिमांड कर सकते हो। अगर कोई डिपॉजिट एक्सेप्ट करना हो, चेक अगर आपको विड्रॉ करना हो, कैश विड्रॉ करना हो, लेंडिंग करना हो, तो ये सारी चीजें हमें बैंकिंग आउटलेट में मिलती है। सेकेंड इज इनएक्टिव बीसीज। बीसी क्या होता है? एक बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक का एक ऐसा एजेंट होता है जो आपको बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। तो एक इनएक्टिव बीसी वो होता है जो किसी भी फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को फॉर अ बैंक 3 महीने या 90 डेज, 3 months या 90 डेज से ज्यादा के लिए जब कैरी आउट नहीं करता है, तो वो एक इनएक्टिव बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट या बिजनेस करेस्पॉन्डेंट हो जाता है। थर्ड इज इनऑपरेटिव अकाउंट। बैंक अकाउंट सबको पता है क्या होता है। इनऑपरेटिव अकाउंट या एक अकाउंट इनऑपरेटिव कब कहलाता है? जब उसमें कोई कस्टमर इंड्यूस ट्रांजैक्शन नहीं होती है 2 साल से ज्यादा के लिए। कस्टमर इंड्यूस ट्रांजैक्शन मतलब जो उसका अकाउंट ओनर है वो खुद किसी तरीके से अगर अकाउंट को यूज नहीं कर रहा है 2 साल या उससे ज्यादा के लिए, तो उसको हम क्या कहते हैं? इनऑपरेटिव अकाउंट। नेक्स्ट इज माइक्रो फाइनेंस। माइक्रो फाइनेंस ऐसे सारे लोन्स जो कोलैटरल फ्री होता है, मतलब जिसको लेने के लिए हमको कोई कोलैटरल नहीं देना होता है, एज ए सिक्योरिटी कुछ एसेट नहीं देना होता है, और वो ऐसे इंडिविजुअल्स को दिया जाता है जिनका एनुअल इनकम, हाउस होल्ड इनकम 3 लाख से कम होती है। मतलब ऐसा कोई भी घर जो 1 साल में 3 लाख रुपए से कम कमा रहा है, वो अगर कोई लोन लेता है बिना किसी गारंटी के, बिना किसी कोलैटरल के, उसको हम माइक्रो फाइनेंस बोलते हैं। नेक्स्ट इज नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन। ये कंपनीज एक्ट के अंदर एक सेक्शन 8 एनपीओ कंपनी है। एनपीओ इज नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी। इसको आरबीआई, सेबी जैसे फाइनेंशियल रेगुलेटर्स प्रमोट करते हैं ताकि हमारी कंट्री में फाइनेंशियल एजुकेशन और फाइनेंशियल सेक्टर का अवेयरनेस इंक्रीज हो पाए। नेक्स्ट इज रेगुलेटरी सैंडबॉक्स। रेगुलेटरी सैंडबॉक्स एक ऐसा फ्रेमवर्क होता है जो हमारी कंट्री के फाइनेंशियल रेगुलेटर्स हैं वो लेकर आते हैं, जिसमें कोई भी एंटिटी होती है उनको एक नया प्रोडक्ट अगर मार्केट में लेकर आना है तो वो एक रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के अंदर उसको टेस्ट कर सकते हैं। मतलब वो एक्चुअल मार्केट में सीधा नहीं जाएंगे, पहले उनको एक टेस्टिंग एनवायरनमेंट दिया जाएगा जहां पे वो कंट्रोल रहेगा, मतलब उसको देखा जाएगा पूरे टाइम, और वो रेगुलेटर्स के साथ, इनोवेटर्स के साथ, फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ, सबके साथ कोलैबोरेट करके वो अपने इनोवेटिव फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को टेस्ट कर सकते हैं विदाउट एक्चुअली गोइंग टू द मार्केट। नेक्स्ट इज एसआरओज और सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस। एसआरओज ऐसी बॉडी होती है जो हमारी कंट्री में एज अ पैरा रेगुलेटर काम करती है। मतलब अगर कोई भी एक फील्ड है, वहां पे अगर हमको रेगुलेटरी इफेक्टिवनेस बढ़ानी हो, ऐसी एंटिटी सेटअप करके जिनका उस फील्ड में ज्यादा एक्सपर्टीज हो, हम उनको एसआरओ डिक्लेयर कर देते हैं। तो वो रेगुलेटरी पॉलिसीज को रिफाइन करते हैं
एक्चुअल एपेक्स रेगुलेटर होता है उनको हेल्प करता है थ्रू फीडबैक मैकेनिज्म एंड एक्ट्स एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द होल सिस्टम, मतलब वो उनको रिप्रेजेंट करता है उस पूरे सेक्टर को। नेक्स्ट इज यूपीआई लाइट। यूपीआई लाइट एक लो वैल्यू पेमेंट सोल्यूशन है यूपीआई को, जो हमारी यूनिफाइड पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम है, सी के अंदर। इसमें क्या होता है, ट्रांजैक्शंस जो होती है हमारी वो एनेबल होती है, लेकिन जो रेमिटर होता है उनका कोर बैंकिंग सिस्टम को यूज नहीं किया जाता। मतलब ये छोटा वर्जन है यूपीआई का। इसमें ट्रांजैक्शन की लिमिट होती है, मतलब एक दिन में आप 1000 रुपए तक की लिमिट होती है एक ट्रांजैक्शन के लिए, और जो मिनिमम बैलेंस होता है वो कितना होता है, 5000। नेक्स्ट इज यूपीआई लाइट एक्स। इसमें ट्रांजैक्शन की लिमिट होती है, 1000। रोज एक ट्रांजैक्शन आप 1000 रुपए का कर सकते हो, रोज आप 10,000 के तक के ट्रांजैक्शन कर सकते हो, और मैक्सिमम बैलेंस जो आप रख सकते हो वो ₹5000। नेक्स्ट इज यूपीआई लाइट एक्स। ये यूपीआई लाइट जो हमने ऊपर पढ़ा उसी का एक एक्सटेंशन होता है। इसमें ऑफलाइन पेमेंट्स भी अलाउड होती है। जो यूपीआई लाइट है उसमें सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट्स होती थी, यहाँ पे ऑफलाइन पेमेंट्स भी होती है बिना इंटरनेट के लिए। यहाँ पे अगेन जो ट्रांजेक्शन लिमिट है वो यूपीआई लाइट से और कम होता है, तो ट्रांजेक्शन लिमिट 500 है। डेली लिमिट वहां पे 10,000 थी, यहाँ पे 4,000 है। मैक्सिमम बैलेंस यहाँ पे 2,000 है। यूपीआई लाइट में 5,000 होता है। नेक्स्ट इज यूएसएसडी विच इज अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। ये एक जीएसएम बेस्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है जिसमें हम टेक्स्ट के थ्रू मोबाइल बैंकिंग कर सकते हैं। जैसे यूपीआई हो गया, हमें उसमें इंटरनेट की जरूरत है। यूपीआई लाइटेक्स में भी हमें इंटरनेट की जरूरत तो नहीं होती है, लेकिन फिर भी एक फोन की जरूरत होती है। यूएसएसडी में क्या होता है, आप एक टेक्स्ट मैसेज या एसएमएस के थ्रू अपने फोन में बैंकिंग सर्विसेज ले सकते हैं। इसके लिए कोड है *99#। ये यूएसएसडी बेस्ड बैंकिंग सर्विसेज के लिए है एंड इसको एनपीसीआई ऑपरेट करता है। So these were the basic terms. अब हम NSFI 2019 to 2024, मतलब अभी के NSFI से पहले जो नेशनल स्ट्रैटेजी थी उसके बारे में बात करते हैं। अभी वाली NSFI जो हमने पढ़ा उसमें 5 पिलर्स थे जिनको हमने पंचज्योति का नाम दिया। जो लास्ट NSFI थी उसके अंदर 6 पिलर्स थे, 6 स्ट्रैटेजी पिलर्स। लेट अस हैव अ क्विक लुक कि क्या थे ये पिलर्स। Universal access to financial services, providing basic bouquet of financial services, access to livelihood and skill development, financial literacy and education, customer protection and grievance redressal, effective coordination। तो ये 6 पिलर्स थे जिसपे हमारी लास्ट जो फाइनेंशियल इंक्लूजन स्ट्रैटेजी थी वो बेस्ड थी। यहाँ पे भी अगर आप पिलर्स देखोगे तो ऑलमोस्ट सिमिलर है, बस थोड़े चेंजेस है डिपेंडिंग अपॉन क्या रिक्वायरमेंट्स है अब हमारी नेक्स्ट 5 years के लिए। यहाँ पे हम सारी फाइनेंशियल सर्विसेज को लोगों को देने की बात कर रहे हैं। बेसिक फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंक अकाउंट ओपनिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, दिस इज कंसिडर्ड वेरी बेसिक बुक ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, वो हम लोगों को देने की बात कर रहे हैं। यहाँ पे भी हमने लाइवलीहुड और स्किल डेवलपमेंट के बारे में बात करी है, फाइनेंशियल लिटरेसी एंड एजुकेशन के बारे में बात करी है, कस्टमर प्रोटेक्शन एंड ग्रीवेंस विच इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज किसी भी फाइनेंशियल सर्विसेज का कोर कस्टमर होना चाहिए। ओके, एंड द लास्ट वन इज इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन, मतलब सारी एंटिटीज प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के थ्रू फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ाए हमारी कंट्री। स्ट्रेंथनिंग लास्ट माइल एक्सेस एंड इंक्लूसिव फाइनेंस। अब लास्ट माइल डिलीवरी मतलब जो एकदम रिमोटेस्ट एरिया है हमारी कंट्री में, जो एकदम निचले से निचला स्तर है हमारी कंट्री में, वहां पे भी फाइनेंशियल सर्विसेज पहुंचाना फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम का मेन एम होता है। अगर हम इसको एक क्वांटिटेटिव टर्म में रखना चाहें तो इसके लिए पैरामीटर था कि बैंकिंग एक्सेस हैज बीन प्रोवाइडेड विद इन अ 5 किलोमीटर रेडियस, मतलब हर 5 किलोमीटर के बाद आपको एक बैंक का एक्सेस होना चाहिए, हर 5 किलोमीटर के अंदर, और विद पॉपुलेशन ऑफ 500 हाउस होल्ड, मतलब 500 घर या 5 किलोमीटर, उनके अंदर अंदर हमेशा एक बैंकिंग चैनल या एक बैंकिंग का एक्सेस होना चाहिए हर इंसान के पास। दिस इज टू 99.9% ऑफ आइडेंटिफाइड विलेजेस, मतलब जितने ऐसे विलेजेस हमने आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ पे बेसिक बैंकिंग सर्विसेज भी नहीं है, उनमें से 99.9% विलेजेस में हमको ये लास्ट माइल एक्सेस देना था इन द लास्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन स्ट्रैटेजी। अब इसको हमने बात तो कर ली कि फाइनेंशियल इंक्लूजन इतना इंपॉर्टेंट होता है, पर इसको अगर हम किसी टर्म्स में रखना चाहें तो हाउ वुड इट बी। तो SDGs जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, अभी अगर हम बात करें तो एवरी कंट्री इज एमिंग टू अचीव SDG बाय द ईयर 2030। तो जो UN के SDG है
उसमें किसी तरीके से क्या फाइनेंशियल इंक्लूजन कंट्रीब्यूट करता है? सो आउट ऑफ द 17 SDG, 8 SDGs आर फुलफिल्ड थ्रू फाइनेंशियल इंक्लूजन। मतलब फाइनेंशियल इंक्लूजन डायरेक्टली 17 में से 8 SDG को इम्पैक्ट करता है। कौन कौन से वो SDG हैं? द फर्स्ट इज SDG 1 विच इज नो पॉवर्टी। ऑब्वियसली हम फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में बात कर रहे हैं, लोगों को पैसे देने की बात कर रहे हैं, तो पॉवर्टी SDG 1 जो है नो पॉवर्टी, दैट वुड बी डायरेक्टली इम्पैक्टेड। सेकेंड इज SDG 2 और जीरो हंगर विथ better finances, with better accessibility to financial services. Obviously, food is a very basic need. तो अगर लोगों के पास पैसा जाएगा वो खाने में भी खर्च करेंगे. So it also impacts SDG 2. Third is SDG 3, good health and well-being. This is again related to SDG 2, and the other one being providing insurance services is a part of financial inclusion, right? तो अगर हम इंश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर लोगों के पास पैसा आ रहा है, खाना आ रहा है, तो SDG 3 जो है गुड हेल्थ एंड वेलबींग, लोगों की हेल्थ एंड वेलबींग के बारे में भी हम बात कर रहे हैं. नेक्स्ट इज SDG 5 विच इज जेंडर इक्वालिटी. एज वी डिस्कस्ड, फाइनेंशियल इंक्लूजन इज प्रोवाइडेड इररिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर. तो अगर मेल हो फीमेल हो, उस पर हम बात करें तो विमेन को इकोनॉमिक एम्पावरमेंट मिलता है, बिकॉज वी आर financially empowering women in the aim to achieve financial inclusion in the country. Next is SDG 8, which is decent work and economic growth. Obviously, अगर हम फाइनेंशियली इंक्लूड करेंगे लोगों को, फॉर्मल क्रेडिट देंगे, हम यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की भी बात कर रहे हैं, तो लोगों के पास गुड वर्किंग कंडीशंस होगी, एक इकोनॉमिक ग्रोथ के प्रोस्पेक्टस खुलेंगे हमारी कंट्री में. सो दैट इज हाउ SDG 8 इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड. SDG 9 is industry, innovation and infrastructure. With inclusion in the financial services, people have access to formal credit. अब मान लो अगर कल को मुझे कोई बिजनेस खोलना है, मेरे पास पर वो पैसा ही नहीं है बिजनेस खोलने के लिए, मेरे पास कोई इनोवेटिव आइडिया है, बट आई डोंट हैव that kind of money to invest that in. Through financial inclusion, I will have access to formal credit. So I will have the amount of money which I could put in for my entrepreneurship, for my innovative venture. That is how SDG 9 is being impacted through financial inclusion. कि हमारी कंट्री में इंडस्ट्रियल ग्रोथ इंक्रीज होगा, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज होगा. Next is SDG 10, which is reduced inequalities. It is again related to SDG 5. Just like gender, हम किसी भी सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड या कोई इंसान किसी भी कम्युनिटी से आ रहा हो, वनरेबल कम्युनिटी से आ रहा हो, हम उनको इक्वल इंपॉर्टेंस देते हैं. दैट इज हाउ SDG 10 और reduced inequalities is being improved. The last one is SDG 17, which is partnership for the goals. As we talk, all the important entities in our country, all the financial regulators, they come together, come up with this strategy. So that is how partnership for the goals is being effective. Now, objective of financial inclusion, हमने पढ़ लिया कि financial inclusion होता क्या है. एक basic objective देख लेते हैं कि what is it. It is to ensure equitable, responsible and suitable and affordable access to a comprehensive range of formal financial services across socio-economic and geographical segment. जैसे कि मैंने बहुत simple terms में आपको बताया ही था कि फाइनेंशियल इंक्लूजन का बेसिक पर्पस क्या है, हमें एक बुके ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज देना है सब लोगों को. क्या बुके है वो? इट कुड बी सेविंग्स, पेमेंट्स एंड रेमिटेंसेस, क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, पेंशन, ये सारी हमारी फाइनेंशियल सर्विसेज होती है. तो ये सारी फाइनेंशियल सर्विसेज हमें प्रोवाइड करना है टू ऑल पीपल इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर बैकग्राउंड. नेक्स्ट इज एक्शन पॉइंट्स एंड स्ट्रेंथनिंग लास्ट माइल डिलीवरी. अब हमको एक्सेस इंक्रीज करना है, सर्विस की क्वालिटी इंक्रीज करना है, ग्रास रूट लेवल पे हमारी सर्विसेज लोगों के पास जाए, तो हम ये किस तरीके से कर सकते हैं? तो 5 प्रायोरिटी एक्शंस है जिनके थ्रू हम लास्ट माइल डिलीवरी या एकदम ग्रास रूट लेवल पे भी फाइनेंशियल इंक्लूजन को एनहांस कर सकते हैं. पहला है इंप्रूविंग इक्विटी, रीच, कंसिस्टेंसी एंड क्वालिटी ऑफ लास्ट माइल एक्सेस. मतलब ऐसा नहीं है कि हमको सिर्फ रीच करना है वहां पे, नहीं, हमें क्वांटिटी नहीं क्वालिटी प्रोडक्ट्स लेकर जाने हैं, रीच इंक्रीज करनी है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करना है उन सारे प्रोडक्ट्स का. मतलब ऐसा नहीं है कि किसी एक इंसान को मिल जाए, किसी एक ग्रुप को मिल जाए, हर जगह पे इक्विटेबली एंड कंसिस्टेंटली डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए ऑफ क्वालिटी सर्विसेज. सेकेंड इज इंट्रोड्यूसिंग टारगेटेड इंसेंटिव मैकेनिज्म्स फॉर BC एजेंट्स. जो हमारे बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट्स होते हैं,
हिली या रूरल एरियाज में यूजुअली फाइनेंशियल इंक्लूजन या जो फाइनेंशियल सर्विसेज है वो नहीं पहुंच पाती। तो अगर हमारे जो एजेंट्स होंगे, जो बीसी एजेंट्स होंगे, अगर हम उनको एक टारगेट दे दें कि आपको इतने हाउस होल्ड या इतने इंडिविजुअल्स को एक फाइनेंशियल एम्बिट के अंदर लेकर आना ही है इन द हिली एंड रूरल एरियाज, wouldn't that increase financial inclusion for last mile delivery? It will, obviously. Third one is strengthening the remuneration structure for business correspondents. आपने टारगेट तो दे दिया बिजनेस करेस्पॉन्डेंट्स को दैट यू हैव टू ब्रिंग इन दीज मेनी पीपल और दीज मेनी हाउस होल्ड्स, लेकिन उनको एक काइंड ऑफ फाइनेंशियल इंसेंटिव, नॉट जस्ट इंसेंटिव, किसी भी तरीके का रिन्यूमरेशन तो मिलना चाहिए फॉर देयर ओन मोटिवेशन, राइट? अगर हम रिन्यूमरेशन स्ट्रक्चर एनहांस कर देंगे बिजनेस करेस्पॉन्डेंट्स का, तो ऑब्वियसली दो इन जो आउटरीच प्रोग्राम है दैट वुड आल्सो इंक्रीज. Fourth is expanding the scope of services and improving the financial viability of BC operations. मतलब बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट्स के थ्रू वो लोग जो ऑपरेशंस लेते हैं उसमें अभी अगर सर्विसेज बहुत लिमिटेड है तो जो नंबर ऑफ सर्विसेज है हम उनको एक्सपांड कर सकते हैं ताकि लास्ट माइल रीच और ज्यादा एनहांस हो पाए. फिफ्थ इज स्ट्रेंथनिंग एंड ऑपरेशनलाइजिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव बीसी रजिस्ट्री. बीसी रजिस्ट्री इज दैट वी हैव अ सेंट्रलाइज्ड मैकेनिज्म जहाँ पे हमें पता चल पाए कि कौन सा बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट किस जगह पे जहाँ के वहां पे सर्विसेज डिलीवरी कर रहा है, सो दैट वी हैव अ प्रॉपर मैकेनिज्म, हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन हो कि किस तरीके से एक्चुअल में ऑन ग्राउंड कितना अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है हमारी स्ट्रैटेजी का. नेक्स्ट इज एक्सपांडिंग डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज. अब हम एक राइट नाउ वी आर इन सच एन एज वेयर डिजिटल इज द न्यू नीड. डिजिटल फाइनेंस एक क्रिटिकल ड्राइवर है इंक्लूजन एंड एफिशिएंसी का. हम यूपीआई के बारे में भी बात करें, एज यू कैन सी यूपीआई हैज इम्पैक्टेड आवर फाइनेंशियल सिस्टम अ लॉट. इट हैज बीन considered a watershed movement in the history of India's financial sector. तो डिजिटल एक्सेस देना फाइनेंशियल सर्विसेज का भी इक्वली इंपॉर्टेंट है. इसके लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स है? पहला है रीचिंग 1 बिलियन डिजिटल पेमेंट यूजर्स, मतलब हमें डिजिटल पेमेंट में 1 बिलियन यूजर्स लेकर आने. सेकेंड इज एक्सपांडिंग एंड डीपनिंग द डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम. ये एक प्रोग्राम है बाय आरबीआई. इसमें अलग अलग एफर्ट्स लिए जाते हैं ताकि जो डिजिटल पेमेंट का इकोसिस्टम है वो स्ट्रेंथन हो, लोगों के पास डिवाइसेस हो, लोग एक्चुअल में यूज करें डिजिटल पेमेंट या डिजिटल मोड्स ऑफ फाइनेंशियल्स को. तो इसका टारगेट क्या है? 100% कवरेज इन 80% ऑफ आइडेंटिफाइड डिस्ट्रिक्ट्स बाय मार्च 2026. तो मार्च 2026 तक जितनी भी आइडेंटिफाइड डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके 80% डिस्ट्रिक्ट में हमें पूरा कवरेज चाहिए, मतलब 80% डिस्ट्रिक्ट में पूरा कवर्ड हो थ्रू द डिजिटल इकोसिस्टम. And second is 100% coverage in all identified districts by March 2027. And अगले एक साल में जो बचे हुए 20% डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको भी इंक्लूड करके सारी आइडेंटिफाइड डिस्ट्रिक्ट्स में हम एक ये प्रोग्राम को सक्सेसफुल करते हैं. थर्ड इज प्रोग्रामेबल सीबीडीसी. सीबीडीसी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी. इट इज अगेन अ डिजिटल मोड, तो हम सीबीडीसी पायलट मोड में लेकर आ ही रहे हैं. नेक्स्ट इज यूएलआई और यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस. जस्ट लाइक यूपीआई, यूएलआई वुड बी फॉर लेंडिंग, पैसे उधार देने के लिए. एंड लास्ट इज सोशल सिक्योरिटी एंड पेंशन कवरेज. सिर्फ बैंक देने से या ट्रांजैक्शन इंड्यूस करने से कुछ नहीं होगा. सोशल सिक्योरिटी हमारी कंट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है. तो रिटायरमेंट बेनिफिट्स देना, पेंशन कवरेज देना, इंश्योरेंस देना लोगों को, इसके बारे में भी हम बात करें. Onboarding all banks and insurance company onto the Jan Suraksha portal and improving coverage under Atal Pension Yojana. Atal Pension Yojana with a strengthened ecosystem target by December 2029. मतलब जितने भी banks and insurance company हैं उनको हमें जन सुरक्षा पोर्टल पे ऑनबोर्ड करना है ताकि जो अटल पेंशन योजना है which is such a scheme which is made for almost every individual in the country irrespective of their background, तो उसके थ्रू एपीवाई में हम कवरेज इंक्रीज करना है बाय द एंड ऑफ 2029. नेक्स्ट इज जेंडर एंड वल्नरेबिलिटी फोकस्ड इंक्लूजन. अब इसमें क्या है, हम फाइनेंशियल इंक्लूजन में हर जेंडर के बारे में बात कर रहे हैं या हर एक वल्नरेबल कम्युनिटी के बारे में बात कर रहे हैं. तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि जो विमेन है उनका पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो. तो विमेन बिजनेस करेस्पॉन्डेंट्स हम इंक्रीज कर सकते हैं. हम एक आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं ऐसे सेगमेंट्स या ऐसी कम्युनिटीज जो एक्चुअल में अंडर सर्व्ड है, जिनके पास फाइनेंशियल सर्विसेज सही से पहुंच नहीं रही है, और एंड उनके लिए कस्टमाइज्ड और टारगेटेड इंटरवेंशंस लेकर आना स्पेसिफिकली उन कम्युनिटीज या उन सेगमेंट्स के लिए जहां पे फाइनेंशियल सर्विसेज पहुंच नहीं रही है.
एंड द लास्ट इज डिजाइनिंग कस्टमाइज्ड फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड डिलीवरी चैनल्स। मतलब ऐसे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स बनाना लोगों की नीड्स के हिसाब से, ऐसे नहीं है कि किसी इंसान की नीड कुछ और है, आप उनको फाइनेंशियल सर्विसेज ही कुछ और दे रहे हो। तो ऐसा फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को डिजाइन करना या उनके डिलीवरी चैनल्स को डिजाइन करना जो हर सेगमेंट की एक्चुअल नीड को फुलफिल करे, बिकॉज वी नो वन साइज डज नॉट फिट ऑल। एक हम यूनिफॉर्म अप्रोच लेके नहीं चल सकते, सो इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी कम अप विद कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स। Okay, so it has been so this is all for the circular। हमने इसमें डिस्कस किया कि क्या स्टैटिक पार्ट है फाइनेंशियल इंक्लूजन का, क्यों फाइनेंशियल इंक्लूजन जरूरी है, क्या नेशनल स्ट्रैटेजी है, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट, एंड व्हाट आर द स्टेप्स दैट कुड बी टेकन। थैंक यू सो मच।